और शिवसेना को भी कुछ शायद 50 का कुछ नंबर है या उनको भी दिए। अब जब शिवसेना पावर में थी बीजेपी के साथ, ये बात मैं हमारे कुरैशी भाइयों के लिए कह रहा हूं, हमारे कुरैशी भाइयों के लिए कह रहा हूं। तो मोदी जी बोलते हैं कि 5 करोड़ मैं ले सकता हूं गोश्त की कंपनी से, तू दुकान नहीं खोलना। मेरे जेब में 5 करोड़ आएंगे, तेरे जेब में 50 रुपए नहीं आना चाहिए। बताओ मोदी जी, ये सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास है। और शिवसेना को भी कुछ शायद 50 का कुछ नंबर है या उनको भी दिए। अब जब शिवसेना पावर में थी बीजेपी के साथ, ये बात मैं हमारे कुरैशी भाइयों के लिए कह रहा हूं, हमारे कुरैशी भाइयों के लिए कह रहा हूं। तो मोदी जी बोलते हैं कि 5 करोड़ मैं ले सकता हूं गोश्त की कंपनी से, तू दुकान नहीं खोलना। मेरे जेब में 5 करोड़ आएंगे, तेरे जेब में 50 रुपए नहीं आना चाहिए। बताओ मोदी जी, ये सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन इकराम, मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, बुजुर्गों, मेरे गयूर नौजवान साथियों, मंच पर बैठे हुए औरंगाबाद पार्लियामेंट के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मौजूदा उम्मीदवार और कैंडिडेट मोहतरम जनाब इम्तियाज़ जलील साहब, महाराष्ट्र के वर्किंग प्रेसिडेंट MIM पार्टी जनाब डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब और वैजापुर के MIM पार्टी के सदर व तमाम जिम्मेदार हजरात, मेरे अजीज दोस्तों, मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, मैं आपका बेहद शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने अपना कीमती वक्त निकालकर आज के इस MIM पार्टी की इलेक्शन मीटिंग में आपने शिरकत की। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप जानते हैं कि 13 मई के दिन पार्लियामेंट के चुनाव के मतदान का दिन है, वोटिंग का दिन है और MIM पार्टी का निशान पतंग का निशान है। मैं आपसे ये अपील करने आया हूं कि आप तमाम ने मिलकर, औरंगाबाद की आवाम ने मिलकर अपनी एक आजाद आवाज को आपने कामयाब किया। 20 साल तक कोई और औरंगाबाद का MP था और ऐसा लगता था कि आपको, गरीबों को, दलितों को और जो लोग सच्चाई को बयान करते हैं, चाहे वे उनका ताल्लुक किसी भी समुदाय से हो, उनको लगता था कि 20 साल हमको बंदी बनाया गया, यरगमाल बना दिया गया। मगर 2019 के पार्लियामेंट के चुनाव में आपने सिर्फ इम्तियाज जलील को कामयाब नहीं किया, बल्कि आपने अपनी एक आजाद आवाज को कामयाब किया। आपने सिर्फ इम्तियाज जलील को कामयाब नहीं किया, बल्कि आपने सच्चाई को झूठ पर कामयाब किया।
आपने सिर्फ इम्तियाज जलील को कामयाब नहीं किया, बल्कि आपने जुल्म करने वालों को हराकर इंसाफ को कामयाब किया। 2019 में आपने इम्तियाज जलील को वोट देकर सिर्फ कामयाब नहीं किया, बल्कि आपने वो मजलूम अवाम, चाहे वो दलित हो, अल्पसंख्यक समाज हो, गरीब हो, उन सबको आपने एक उम्मीद दिलाई कि देखो हमने एक ऐसे उम्मीदवार को कामयाब किया जो गरीबों और मजलूमों की आवाज को बेबाक तरीके से भारत की सबसे बड़ी पंचायत में खड़े होकर हमारी तकालीफ को और हमारे हक के लिए लड़ेगा। मैं आपको बताते हुए बड़ी खुशी महसूस कर रहा हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह इम्तियाज जलील साहब ने जो 5 साल का वक्फा उनको मिला बहैसियत औरंगाबाद के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के, उन्होंने न सिर्फ महाराष्ट्र, औरंगाबाद या फिर देश के जितने भी गरीबों के मसाइल थे उनकी लड़ाई में इम्तियाज जलील ने साथ दिया। औरंगाबाद की अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए इम्तियाज जलील ने, आप पार्लियामेंट का रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए कि सबसे ज्यादा लड़ने वाला औरंगाबाद के गरीब आवाम के लिए गवर्नमेंट की जो घर की स्कीम थी, सबसे ज्यादा लड़ने वाले का नाम इम्तियाज जलील था। पार्लियामेंट में कई सवालात इम्तियाज जलील ने उठाए और इम्तियाज जलील ने अपनी बेहतरीन दलाइल के जरिए खुद यहां के जो बीजेपी के मौजूदा मिनिस्टर है उनसे पूछते रहे कि बताओ तुमने औरंगाबाद के मेरे इस पार्लियामेंट के क्षेत्र में कितने गरीबों को घर बना कर दिए। जब कोविड चल रहा था तो औरंगाबाद के अस्पताल में गरीब परेशान था, मर रहा था। कौन था? शिवसेना थी या भाजपा थी या कोई और पार्टी थी जिसने औरंगाबाद के सरकारी अस्पताल में वो तमाम सहूलतें उनको दिलाने के लिए एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट औरंगाबाद हाई कोर्ट में खुद जाकर खड़े हो जाता है और जजेस के सामने कहता है कि मैं वकील के जरिए नहीं, मैं गरीब आवाम की तकालीफ को ऑनरेबल जज और कोर्ट के सामने बयान करूंगा। यही इम्तियाज जलील जब कोर्ट को चले गए तो कोर्ट ने ऑर्डर दिया वो तमाम सहूलतें गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में मिलनी चाहिए, वो तमाम पोस्ट जो खाली पड़े हुए थे उसको फौरन पुर करना चाहिए। ये काम इम्तियाज जलील ने किया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपसे अपील करने आया हूं वैजापुर की जनता से, औरंगाबाद की जनता से और औरंगाबाद की वोटरों से कि आप अपने दिल पर हाथ रखकर बताइए कि क्या इम्तियाज जलील ने सिर्फ एक समुदाय के लिए काम किया। आप अपने दिलो दिमाग पर जोरदार कर अपने आप से सवाल करिए कि क्या इम्तियाज जलील ने कभी हिंदू मुसलमान को लड़ाने की बात की? क्या इम्तियाज जलील ने कभी दलितों पर जुल्म करने वालों का साथ दिया या फिर अंबेडकर के उन ख्वाबों को पूरा करने का काम इम्तियाज जलील ने किया? आज आपको ये सोचकर एक तारीखी फैसला लेना है। मैं आपसे अपील करने आया हूं कि आप 13 मई के दिन अपना एक वोट का सही इस्तेमाल करिए और इम्तियाज जलील को दोबारा अपना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाकर भारत की सबसे बड़ी पंचायत में भिजाइए। याद रखिए, हमारी लोकशाही आज दौलतमंदों के हाथ में आ चुकी है। आज आप देखते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर बड़ी बड़ी सियासी पार्टियों को हजारों करोड़ दिए जाते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर बीजेपी को 6000 करोड़ रुपए दिए गए। और आप जानते हैं कि जब कोई सेठ किसी एक नेता को पैसे देता है तो वो अपने बाप या अपनी मां के मरने के बाद किसी नेक काम के लिए पैसे नहीं देता। वो इसलिए सेठ पैसे देता है कि वो कहता है कि देखो मैं तुमको 6000 करोड़ रुपए दे रहा हूं इलेक्शन के से पहले इलेक्टोरल बॉन्ड में, तुम जब सत्ता में आओगे
तो तुम 6,000 के बदले मुझे 50,000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट दिलाना। और यही काम हुआ। बीजेपी को 6,000 करोड़ रुपए मिले, शिवसेना को पैसे मिले, कांग्रेस को पैसे मिले, राष्ट्रवादी कांग्रेस को पैसे मिले। ये सब बिकने के लिए तैयार थे, तो खरीदने वाले ने इनको खरीद लिया। अगर किसी सेठ ने या किसी कंपनी में इतनी ताकत नहीं थी कि वो एक पार्टी को या उसके एमपी को खरीद सके, तो उसका नाम इम्तियाज जलील और एमआईएम पार्टी था। हमको एक इलेक्ट्रल बॉन्ड की जरूरत नहीं पड़ी। मीडिया के लोग आकर मुझसे तंजिया तौर पर पूछे कि असदुद्दीन ओवैसी, आपको इलेक्ट्रल बॉन्ड नहीं मिला। मैंने कहा कि हम खुद जेम्स बॉन्ड हैं, हमको बॉन्ड की जरूरत नहीं है। मीडिया के लोगों ने पूछा इलेक्ट्रल बॉन्ड तुमको नहीं मिला, तो मैंने उनसे पूछा, भाई साहब बॉन्ड का मतलब आपको मालूम? तो अंग्रेजी में बॉन्ड का मतलब यह है कि मिलना, मिलाना। मिला हमारा जो औरंगाबाद की गरीब जनता से बॉन्ड है, वो पैसे की ताकत उसको तोड़ नहीं सकेगी। जो 2019 में इम्तियाज जलील को आपने कामयाब करके जो बॉन्ड आपका और इम्तियाज जलील का आपने मजबूत किया, मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला 13 मई को वही बॉन्ड कामयाब होगा। मुझे यकीन है कि जिन लोगों ने, जिन पार्टीज को इलेक्ट्रल बॉन्ड में करोड़ रुपए मिले, गरीब कभी उनको माफ करने वाला नहीं है। आप अंदाजा लगाइए कि गुजरात का एक किसान है, उसको कुछ नहीं आता, उसके जरिए से बीजेपी को करोड़ों रुपए मिल गए। अरे वो किसान जो मर रहा है आज महाराष्ट्र में, वो किसान जो महाराष्ट्र में खुदकशी कर रहा है, आज आप उसकी लाशों पर सियासत करते हैं। बताइए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जो पार्टी करोड़ों रुपए बड़े बड़े कंपनी से लेती है, अगर आप उनको वोट देंगे तो क्या वो आपके लिए कोई काम करेंगे? कोई आपके लिए कानून बनाएंगे? देश के प्रधानमंत्री बोलते हैं कि मैंने ट्रेन स्टेशन पर चाय बेचा है, ठीक है, हमको उससे कोई इनकार नहीं है। देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं झोला लेकर निकल जाऊंगा, चले जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं भारत का बेटा हूं, मैं इस देश का बेटा हूं। भारत के प्रधानमंत्री कहते हैं कि मेरी कोई औलाद नहीं है, मेरी कोई घर में नहीं है। ठीक है, ये आपका जाती फैसला है, हमारे घर में है। मगर ये बताइए कि जब आप ये सब बातें करते हैं, क्या आपको यह आप नहीं सोचे कि कैसे आपने 6,000 करोड़ रुपए बड़े बड़े सेठों से लिया, जब किसान मर रहा था, जब नौजवानों का मुकद्दर बेरोजगारी बन चुका है, महंगाई गरीब की कमर तोड़ रही है, नौजवान पढ़ा लिखा है, नौकरी उसके पास नहीं है, मगर बड़ी बड़ी बातें करने वाले नरेंद्र मोदी देश के इन बड़े बड़े सेठों से 6,000 करोड़ रुपए लेते हैं और बोलते हैं क्या करें, हमने सबको दिया। तो मैं कहने पर मजबूर हूं देश के प्रधानमंत्री कि इस हम्माम में सब नंगे हैं, सब नंगे हम्माम में। 6,000 करोड़ बीजेपी को, कोई 1300-1400 करोड़ कांग्रेस को, राष्ट्रवादी कांग्रेस कोई पीछे नहीं है। ये दूसरी शिवसेना वो भी पीछे नहीं है। सब बोल रहे जैसा हम दक्षिणी जबान में बोलते कि चोरा चोरा मिलके गावा बांटिए। मैं इनको चोर नहीं बोल रहा हूं, कहावत बोल रहा हूं। कहावत है, चोर हम ही है। ये कहा है भाई, ये तो बड़े आदमी है। आप अंदाजा लगाइए, एक किसान से जिस जिंदगी में करोड़ रुपए नहीं कमाता, गुजरात में उसके जरिए से इलेक्ट्रल बॉन्ड में 50 करोड़ रुपए दे दी। अभी आपने 4 दिन पहले सुना होगा, हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी कह रहे थे खाने को मुद्दा बना दिए, खाने को मुद्दा बना दिए। मीडिया ने रिपोर्ट किया, बोले कि फुलां त्योहार में गोश्त नहीं खाना। ठीक है, मत खाइए। अगर मैं ये कहूं कि असदुद्दीन ओवैसी रमजान में 30 दिन रोजे रहता, तुम भी नहीं खाना। अगर मैं ये बोला कि मैं 30 दिन रोजे रहता हूं, सुबह
4:45 से दूसरे दिन 6 बजे तक कुछ भी नहीं खाना, 6:30 बजे तक। तो दूसरी जनता बोलेगी क्या पागल है ये? अरे तू रोजा रह रहा, मेरे को क्या करना, मेरे को खाना है। मगर मोदी जी बोलते नहीं। अब हम मोदी जी से पूछना चाह रहे हैं, चलिए आपने गोश्त की बात की, तो एक अलाना कंपनी है, एक्सपोर्ट कंपनी बीफ की, उन्होंने इनको 5 करोड़ रुपए दिए। मोदी जी की पार्टी को 5 करोड़ रुपए दिए, और शिवसेना को भी कुछ शायद 50 का कुछ नंबर है, या उनको भी दिए। अब जब शिवसेना पावर में थी बीजेपी के साथ, ये बात मैं हमारे कुरैशी भाइयों के लिए कह रहा हूं, हमारे कुरैशी भाइयों के लिए कह रहा हूं, तो मोदी जी बोलते हैं कि 5 करोड़ मैं ले सकता हूं गोश्त की कंपनी से, तू दुकान नहीं खोलना। मेरे जेब में 5 करोड़ आएंगे, तेरे जेब में 50 रुपए नहीं आना चाहिए। बताओ मोदी जी, ये सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास है? ये सियासत चल रही है महाराष्ट्र में, पूरे देश में गरीबों को लूटा जा रहा है, गरीबी का नाम लेकर, गरीबों को ख्वाब दिखाकर दौलतमंदों को करोड़ों रुपए दिए जा रहे हैं। अब ये कुरैशी बरादरियों को और हमारे जो दलित भाई गोश्त का कारोबार करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम खतिक कहते हैं ना, काटिक। अब आप देखो कि मोदी जी बोले कि इस गोश्त को मुद्दा बना दिए, मगर इनकी सरकार ने वादा किया कि मीट प्रोसेसिंग यूनिट्स के लिए 29,610 करोड़ रुपए देंगे। 29,610 करोड़ रुपए। अरे भाई वो गरीब क्या करेगा फिर बताओ? आप पॉलिसी बनाएंगे और गाली सबको देंगे। तो मेरे भाई, चाहे बीजेपी हो, चाहे शिवसेना हो, राष्ट्रवादी हो, इन सबको बड़े बड़े पैसे मिल रहे हैं। तो आपसे मैं अपील कर रहा हूं कि आपने अपनी एक आजाद आवाज को, इम्तियाज जलील को कामयाब किया, जिसने औरंगाबाद की पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में अमन को मजबूत किया, भाईचारगी को मजबूत किया। और आज आप देखते क्या है कि इम्तियाज जलील की कामयाबी को रोकने के लिए दो शिवसेना, 2 राष्ट्रवादी कांग्रेस, 1 बीजेपी और 1 आपके कांग्रेस, 6 मिलकर इम्तियाज जलील को रोकने को आ रहे हैं। मैं औरंगाबाद और वैजापुर की जनता से अपील कर रहा हूं कि 6 की जगह 600 भी आ जाए। मुझे यकीन है कि आपके सियासी शऊर पर, मुझे पूरा भरोसा है कि 5 साल का इम्तियाज जलील का रिकॉर्ड आपके सामने है। पार्लियामेंट में इम्तियाज जलील ने खड़े होकर सिर्फ एक समुदाय या मुसलमानों के लिए बात नहीं की। जब इम्तियाज जलील के सामने मुद्दा आया मराठा आरक्षण का, तो हमने उठकर इम्तियाज जलील ने कहा कि मराठाओं को आरक्षण मिलना चाहिए। बल्कि मुझे इम्तियाज जलील की तकरीर यूट्यूब पर है, आप जाकर देखिए। इम्तियाज जलील ने कहा था कि मराठाओं को धोखा दिया जाएगा और कोर्ट से इसको रद्द करवाया जाएगा। वो वैसे ही हुआ। फिर हमने कहा कि मराठाओं को मिलना चाहिए। फिर जब मुसलमानों के आरक्षण का मसला आया, तो हमने कहा कि महमूद रहमान कमेटी की रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट की बुनियाद पर जो बम्बई हाई कोर्ट ने अपील किया, मिलना चाहिए। जब धनगर समाज के रिजर्वेशन का मसला आया, इम्तियाज जलील खड़ा हो गया और कहा क्यों नहीं मिलता धनगर समाज को रिजर्वेशन, मिलना चाहिए। अरे आपके हर मसाइल पर महाराष्ट्र में आपके 48 एमपी जीत कर जाते हैं। कितने? 48। उन 48 में सबसे ज्यादा बोलने वाला महाराष्ट्र के गरीबों के लिए, महाराष्ट्र के दलितों के लिए, महाराष्ट्र के धनगर समाज के लिए, महाराष्ट्र के मराठाओं के रिजर्वेशन के लिए, महाराष्ट्र के गरीबों के लिए, महाराष्ट्र के औरंगाबाद की आवाम के लिए, तो उसका नाम इम्तियाज जलील था। दूसरे भी जीत कर गए, मगर मुंह नहीं खोलते थे, मुंह नहीं खोलते थे। क्या बात करते थे? हमारा पार्टी, हम इसको तोड़ के आ गए, हम उसको लेकर आ गए। महाराष्ट्र की आवाम के लिए, गरीबों के लिए अगर कोई बात कर रहा था,
तो 5 साल तक भारत की पार्लियामेंट में इम्तियाज जलील था। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जो लोग इम्तियाज जलील को गाली देते हैं, अरे बताओ, इसी वैजापुर में यहां पर एक गांव में एक मंदिर के लिए इम्तियाज जलील ने अपने एमपी लाइट फंड से 15 लाख रुपए दिए। कौन सा गर विलेज है ना, वाकला मनूर गांव में, वहां पर इम्तियाज जलील ने दिए। क्यों दिए? यकीनन इम्तियाज जलील एक मुसलमान है, मगर क्या मुसलमान होने के नाते मैं किसी से नफरत कर सकता हूं? नहीं कर सकता हूं। मैं अगर मैं सच्चा मुसलमान हूं तो मैं किसी से नफरत नहीं कर सकता। मुझे सबसे मोहब्बत करने का हुक्म दिया गया। यह काम इम्तियाज जलील ने किया। हाँ, मगर जो हमसे नफरत के मजारे करते हैं, हम उनको जवाब देना भी जानते हैं। एक 20 साल तक शिवसेना के एक एमपी थे, 20 साल तक थे। क्या बोलते थे इम्तियाज साहब? खान पान बोलते थे ना। हटो भाई जरा। खानिया बान बोलते थे ना। अब उनका निशान क्या है? अब उनका निशान क्या है? कांग्या खान बान बहुत बोलते थे। तो कुदरत का निजाम है, जो ज्यादा बकबक करता उस पे ही गले में सांप पड़ जाता। अब वो उन्होंने बोल रहे मेरा आखिरी इलेक्शन है 2024 का। अरे तुम्हारा आखिरी इलेक्शन 19 में हो गया, अब और आखिरी नहीं है। हर बार गाली देते थे, हर बार लड़ाने का काम करते थे। मगर एक बात तो है, इम्तियाज जलील को एक और कामयाबी मिली। जो कल तक खान बान थू बोलते थे, जो कल तक बोलते थे कि आपसे वोटिंग का राइट छीन लिया जाए, अब क्या बोल रहे? औरंगाबाद की आवाम, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबको मेरा सलाम। कभी 20 साल में बोले ऐसा? क्यों बोले? आप इम्तियाज जलील को कामयाब करें तो बोलना पड़ रहा। ये तब्दीली इम्तियाज जलील ने औरंगाबाद की जनता में और औरंगाबाद की आवाम को पैगाम देकर किया। तो इन लोगों का अब इम्तियाज जलील से अब भाग रहे हैं। इम्तियाज जलील बहुत आगे, अरे इसकी इम्तियाज जलील के कदमों पर चल रहे हैं, इम्तियाज जलील के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। मगर मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला 13 मई के दिन आप तमाम एक होकर औरंगाबाद की आवाम इम्तियाज जलील को जो कामयाब करेगी, वो आपकी कामयाबी होगी। दोबारा वो अमन की कामयाबी होगी, वो मजलूमों की कामयाबी होगी, वो गरीबों की कामयाबी होगी, किसानों के हक की कामयाबी होगी, दलितों को मजबूत बनाने की कामयाबी होगी, मराठाओं को उनको आरक्षण दिलाने की कामयाबी होगी, दंगरों को उनका शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस दिलाने की कामयाबी होगी। मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि ये काम MIM पार्टी कर रही है। आपसे अपील करने आया हूं कि मुत्तहिदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करिए। और याद रखिए मेरी इस बात को कि UAPA का कानून आया तो यही शिवसेना ने मोदी का साथ दिया था। CAA का कानून आया, यही शिवसेना ने मोदी का साथ दिया था। ट्रिपल तलाक का कानून आया, यही शिवसेना ने मोदी का साथ दिया। मेरे भाई, मेरे बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार मां और बहनों, आज चुनाव आ रहा है तो MIM पार्टी और ओवैसी को गाली दी जाती है। जब CAA का कानून बन रहा था पार्लियामेंट में, यही शिवसेना के लोग नरेंद्र मोदी का साथ दे रहे थे। CAA का कानून बीजेपी अपने मैनिफेस्टो में कहती है, अगर CAA का कानून NPR NRC के साथ होगा। देश विदेशातील प्रत्येक घडामोडींचे लाईव्ह अपडेट मिळवण्यासाठी आता साम टीव्हीच्या सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राईब करा। तसंच सर्व नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका।